Hello and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. Guys, this is our lecture number 2 for semester 5 diploma course. Semester 5 mechanical engineering for mechanical engineering branch ME branch. The name of the subject is power plant and refrigeration. And the chapter that we are going to start today, we are going to start with the very first chapter of your course, that is इंटरनल कंबशन इंजन. बच्चों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैकेनिकल ब्रांच से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें आप दो इम्पॉर्टेंट साइकिल पढ़ोगे. जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट साइकिल है दैट इज कैरनॉट साइकिल, एंड आफ्टर कैरनॉट साइकिल यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली Otto cycle is. So two important cycles you are going to learn from this particular chapter. लेकिन ये कैरनॉट साइकिल और ओटो साइकिल पढ़ने से पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, प्रोसेसेस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है. ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. उसके बाद आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक और आइसोकॉरिक प्रोसेस क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहना ही चाहिए. इनफैक्ट डीप नॉलेज रहना चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगा. लेकिन अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप कैरनॉट साइकिल और ऑटो साइकिल को समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एफिशिएंसी इनकी पढ़नी है. सबसे इंपॉर्टेंट अगर कैरनॉट साइकिल और ऑटो साइकिल में अगर कुछ देखा जाए तो दैट इज एफिशिएंसी ऑफ बोथ द साइकिल्स. ये कैरनॉट साइकिल और ऑटो साइकिल क्या है, ये पूरा डिटेल में इस लेक्चर के कोर्स में हम लोग देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन एक बार याद दिला देता हूं कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या पढ़ते थे और क्या किया है हमने थर्मोडायनेमिक्स में. तो पहली चीज मैं बता देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी and its transformation. एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहली चीज है. नाउ सेकेंड, इक्विलिब्रियम. इट डील्स विथ इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, equilibrium of a system. And third, relation between work and heat, relation between वर्क एंड हीट. सो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये 3 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए. जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी सिस्टम में है, और अगर उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो किस फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो आपको एनर्जी का कन्वर्जन भी समझना चाहिए. तो एनर्जी एंड इट्स conversion, or you can say and its transformation, this is what we study in thermodynamics. ये इक्विलिब्रियम तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है वर्क एंड हीट का रिलेशन, कि हम लोग कितना हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या होता है, सिस्टम है कोई तो, और इस सिस्टम को हम लोग बच्चों हीट देते, क्या देते हैं, हीट देते. आप तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहेगा कि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट था ना आपको, तो थर्मल इंजीनियरिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा जब आप सिस्टम को हीट देते हो तो आपको सिस्टम से वर्क मिलेगा. ओके, सो कितना हीट हम देते हैं, कितना वर्क हमें मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन होने वाला है. अंडरस्टूड. ये थर्मोडायनेमिक्स है गाइस. अब हम लोग आ जाते हैं सीधा सिस्टम पे. एक्चुअली सिस्टम क्या है ये सब आपने पहले भी किया है, बट मैं एक एक पॉइंट को टच करना चाहता हूँ. दैट इज वाई आई एम डीलिंग विथ ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट, so that you can easily understand the most important Carnot cycle. Okay, what is system? A region in a space, a region you can say chosen, or you can say selected also, for thermodynamic studies, thermodynamic studies or thermodynamic analysis. जैसे कि एक रूम ले लो, रूम का खिड़की बंद है, जिस रूम में आप बैठे हो, समझो अगर आप रूम में बैठे हो तो उस रूम का दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है. ओके,
सो उस रूम को मैंने क्या किया, वहाँ थर्मोमीटर लगा दिया। पहले रूम खुला था तो हवा अंदर बाहर आ रहा था, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा रूम का मेंटेन था। लेकिन जब सब तरीके से रूम बंद हो गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मैंने उस रूम में थर्मोमीटर रख दिया। तो बाद में आप थर्मोमीटर को चेक करोगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो मैंने क्या किया, उस रूम का स्टडी किया कि उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे कम हो रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ा, बिकॉज हमने वहाँ पे सब कुछ आइसोलेट कर दिया। तो इस सारी चीज़ों की स्टडी तो उस रूम में किया ना, तो उस रूम को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम। सिंपल सी बात है, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एक हो गया अपना कार, कार का इंजन है, इंजन ऑफ कार इज अ सिस्टम। उसके अंदर क्या हो रहा है उसकी अगर स्टडी करोगे तो दैट इज सिस्टम फॉर यू। ओके, तो ये सिस्टम होता है बच्चों, तो सिस्टम को अच्छे से समझना चाहिए। तो अब इसमें दो तरह के सिस्टम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो पहला टाइप का सिस्टम जो होता है दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या डेफिनेशन होता है, पहले ये देख लो क्लोज सिस्टम का, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो, इट अलाउज only energy transfer, only energy transfer, no mass transfer, no mass transfer। सो सिंपली याद रखना, यहाँ पे मास अंदर बाहर आ नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम लोग कंट्रोल मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास। इस सिस्टम में मास अंदर बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि दरवाजा बंद था, मैंने बताया था, खिड़की भी बंद थी, तो ना कोई अंदर से बाहर आ रहा था ना कोई बाहर से अंदर जा रहा था, लेकिन एनर्जी वहां पे एक्सचेंज हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम लोग ने बोला क्लोज सिस्टम। क्या बोला, क्लोज सिस्टम। ये बहुत अच्छे समझ लो, या फिर ऐसा मैं देख लो एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो वाटर हीटर। एग्जाम्पल, वाटर हीटर और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये देख लो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये बेस्ट एग्जांपल हो, क्योंकि आपने देखा भी रहेगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहाँ अंदर जो भी फ्लूइड रहेगा, ये फ्लूइड ये कहीं से लीक नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इसको कॉम्प्रेस करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो बच्चों क्या होगा, कॉम्प्रेस। और जो कॉम्प्रेस होता है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। क्या होगा, हीट ज़्यादा जनरेशन होगा। और जब इस तरफ जाएगा तो ये एक्सपांड होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी कम ज़्यादा हो रहा है। क्या कम ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ एनर्जी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, ओनली एनर्जी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई बाहर से और फ्लूइड आ रहा है क्या, नो फ्लूइड। कोई फ्लूइड बाहर से नहीं आ रहा है, ना कोई यहाँ से कहीं लीकेज है क्या, कहीं लीकेज है क्या अंदर, नहीं। तो फ्लूइड बाहर भी नहीं जा रहा है, तो ना कोई अंदर आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, तो नो मास ट्रांसफर। मतलब इसको हम लोग कंट्रोल मास बोलते हैं और इसी को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सिस्टम पे, जिसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों अंदर बाहर आ सकता है। तो मास यस, एनर्जी ऑल्सो एस। सो जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। याद रखना, एसएससी जेई में बहुत बार क्वेश्चंस आया है, या फिर वाइवा में पूछ सकते हैं। ओपन सिस्टम को हम लोग और क्या नाम देते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, याद रखना, इसका एग्जांपल होता है टरबाइन्स, बॉयलर्स एंड कॉम्प्रेशर्स बच्चों। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल आप याद रखो। ये ओपन सिस्टम में आता है, जिसमें मास अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ जाता हूँ, जो कि हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ
प्रोसेसेस। प्रोसेसेस के टाइप्स को थोड़ा समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें मोस्टली सब कवर करने की कोशिश करूंगा प्रोसेसेस। उसके पहले मैं आपको वर्क डन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि व्हाट एक्चुअली द वर्क डन इज, ओके। या फिर फ्लो ऑफ वर्क क्या होता है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए। तो वर्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे, ओके। नाउ वी विल कम टू वर्क। जरा देखो, जो वर्क होता है ना, वर्क का फॉर्मूला हमने ये थर्मल इंजीनियरिंग में किया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस में इसके नॉलेज की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम आएगा कहाँ, कैरनॉट साइकिल में और ऑटो साइकिल जब आप करोगे तो ये सीधा सीधा काम आएगा। और अगर आपको ये नहीं आता तो इसके बिना आपको कैरनॉट साइकिल और ऑटो साइकिल समझने की तो बात ही नहीं होती। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखो, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ओके गाइस। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पीडीवी वर्क। वर्क डन इज डिनोटेड इज गिवन बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। वर्क डन इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क। यू हैव डन दिस इन थर्मल इंजीनियरिंग। डिस्प्लेसमेंट वर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ पीडीवी, अंडरस्टूड। और एक चीज और याद रखना, पीडीवी ये होता है आपका पीवी डायग्राम। आपके वाई एक्सिस पे बच्चों प्रेशर होता है और एक्स एक्सिस पे ये वॉल्यूम है, और आपके वाई एक्सिस पे ये जो है ये प्रेशर है, अंडरस्टूड। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीवी डायग्राम। क्या बोलते हैं, पीवी डायग्राम, ओके। और इसमें एक चीज और देखने लायक है। अब देखो, ये समझो आपका एक प्रोसेस है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये प्रोसेस यहाँ तक आया है। तो व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वर्क डन क्या आएगा, देखो इसके नीचे जो भी एरिया आता है दैट विल डिनोट यू द वर्क डन। ये एरिया डिनोट करता है, दिस एरिया डिनोट्स वर्क डन, वर्क डन। तो व्हाट एक्चुअली द वर्क डन इज, वर्क डन WD वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के नीचे जो भी एरिया आता है उसको वर्क डन बोलते हैं। जैसे कि समझो आपका पीवी डायग्राम ऐसा है, ये तो यहाँ पे ऐसा था, अगर आपका पीवी डायग्राम ऐसा है तो ऐसा, तो ऐसे केस में आप ये आपका जो एरिया आएगा ये आपका क्या आएगा, ये आपका वर्क डन। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया बिलो पीवी डायग्राम, सपोज अब पीवी डायग्राम आपका ऐसा कुछ है, दिस इज योर पीवी डायग्राम, सपोज ऐसा पीवी डायग्राम है ये डायग्राम। अब इसके नीचे एरिया क्या है, नो एरिया, नो एरिया। तो ऐसे में वर्क डन क्या आएगा बच्चों, जीरो। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या आता है, जीरो। ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल के नीचे कहाँ एरिया बनेगा कोई, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा। हाँ सर ये देखो इसके नीचे बोला ना सर, ये एरिया, ये अपना वर्क डन, ये अपना वर्क डन। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कशन और डिटेल में करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं पीडीवी वर्क, वर्क डन इज गिवन बाय पीडीवी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिफरेंट टाइप प्रोसेसेस पे, और प्रोसेसेस सीखेंगे तो काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी हमको, ओके गाइस। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रोसेस। जरा एक बार आप 2 मिनट का चाहिए तो रेस्ट ले लो। चलो रेस्ट अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखते रहो। फर्स्ट प्रोसेसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, okay. The first process is constant volume process, constant volume process। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम आइसोकॉरिक प्रोसेस है। क्या है, आइसोकॉरिक प्रोसेस। बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, इसको समझते जाओ क्योंकि ये सब काम आएगा। अगर आप सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखोगे तो चलेगा नहीं, ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए, आइसोकॉरिक। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आइसोकॉरिक प्रोसेस बोल देते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर का है। तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें कि इन सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अब आइसोकॉरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक मिनट जरा, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बनाता हूँ। जरा देखो, ये पीवी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ बच्चों, पीवी डायग्राम। मतलब यहाँ पे देखो, ये पी है और वी है। तो आप समझ लीजिए, पहले आपका समझो कोई एक सिस्टम है जिसमें आपका पहले प्रेशर जो था वो यहाँ पे था,
ये आपका प्रेशर है, दिस इज योर इनिशियल प्रेशर, ये आपका P1 है और ये आपका फाइनल प्रेशर है P2, ये आपका P2 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, लेकिन यहाँ पे आप V1 और V2 दोनों एक ही जगह मिलेगा। क्या V1 V2 अलग मिलेगा क्या? नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब बताओ मुझे, इस लाइन के नीचे एरिया आएगा क्या? नहीं आएगा ना, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के नीचे एरिया नहीं आ पाएगा, इसीलिए वर्क डन 0. What we are getting? Work done for a constant volume process or for an isobaric process is 0. This is what you should remember. Work done for constant volume process and constant isocoric process is 0. Work done constant volume process में 0 होता है और ये उसका पीवी डायग्राम होता है। तो एक चीज याद रखना, जब भी अगर मैं बोलूं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो याद रखना दो चीज़ों को, पहला वर्क डन इज इक्वल टू 0, दूसरा पीवी डायग्राम में वर्टिकल लाइन आता है। क्या आता है? वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा, याद रखना। मतलब इसका पीवी डायग्राम कभी भी वर्टिकल लाइन आएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझा? वर्टिकल लाइन बनाने का कांस्टेंट प्रोसेस में ये दो चीज समझ लो आप लोग, ठीक है। अब आगे आते हैं सेकेंड प्रोसेस पे। सेकेंड प्रोसेस हमारा है आइसोबैरिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इस आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, अच्छा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर मोबाइल चालू कर देते हैं, वीडियो चालू कर देंगे आप लोग, लेकिन करते क्या साथ में, पीछे तकिया लगा लोगे और ऐसे आराम से ऐसे मोबाइल सामने रख के देखोगे, ऐसा लगेगा कोई मूवी देख रहे हो। अगर ऐसा देख रहे हो, अगर आप तकिया लगा के मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो गारंटीड यही तकिया लेके एग्ज़ाम में चले जाना, वहाँ भी लगा के सोना। क्योंकि तकिया लगा के अगर वीडियो देखोगे आराम से, घर पे आराम से इस वीडियो को देख रहे हो, नोटबुक लेके नहीं बैठे हो, तो 110% आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा और वहाँ आपको एग्ज़ाम में सोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तकिया लेके जाना ना एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते जाओ क्या पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझेगा अच्छे से। नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा। ओके, यहाँ पे ये मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम का, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर का। ये P है, ये V है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। तो आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V2 है, लेकिन दोनों पॉइंट का, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम है P1 P2। तो जब प्रेशर सेम है तो ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस समझ गए आप लोग किसको बोलते हैं? इसको हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ध्यान दो, इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, PdV। क्या होता है? PdV। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो प्रेशर को कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। आप जानते हो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको बाहर ले लेते। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर बाहर ले लिया। वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करेंगे कौन से पॉइंट के बीच में? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा मुझे इंटीग्रेशन बताओ, dx का इंटीग्रेशन बताओ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? dx का इंटीग्रेशन x होता है। वैसे dv का इंटीग्रेशन, वैसे ही dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। समझ गया? जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। तो यहाँ पे अब अपर लिमिट पुट करोगे, v की जगह क्या पुट करो? ये हो जाएगा v2
यहाँ पे V1 V2 था, यहाँ पे V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वर्क डन, अंडरस्टूड। ये आपका वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे आपका V1 था, यहाँ पे आपका V2 था, ये V2 था, ये V1 था। तो पहले मैंने V की जगह V2 पुट किया, बाद में V की जगह V1 पुट किया, तो V2 माइनस V1 आ गया। तो अब कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आप याद रखो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में याद रखो वर्क डन होता है V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है क्या, पीवी डायग्राम। जब भी पीवी डायग्राम बनेगा कांस्टेंट प्रेशर का पीवी डायग्राम इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ऐसा बनेगा। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अंडरस्टूड गाइस? कोई तकलीफ नहीं? ये आपने थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इंजीनियरिंग में किया है, ये आसान था इसलिए मैंने इसका वर्क डन बताया। अब आगे के वर्क डन मैं डायरेक्ट लिखूंगा और आप याद रखोगे, ठीक है? तो इतना कर लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आइसोथर्मल बता दूंगा और रिवर्सिबल एडियाबैटिक बता दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट वंस अगेन इन नेक्स्ट lecture with isothermal process, reversible adiabatic process, polytropic process, and finally we will come towards Carnot cycle. So thank you very much.